नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर देहरादून से है, जहां यूकेएसएससी के अध्यक्ष जेएस मुर्तालिया ने बीडीओ, सचिवालय, सुरक्षा गार्ड और वन दरोगा भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया है, जिसके बाद बच्चों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती परीक्षाएं पिछले 6 माह से एसटीएफ जांच के अधीन है, जिसमें वन दरोगा परीक्षा की जांच जनवरी माह तक पूर्ण होने की बात कही जा रही थी, जबकि आयोग के अध्यक्ष द्वारा पूर्ण जांच रिपोर्ट और बिना किसी चयनित छात्र के दोषी पाए ही केवल संभावनाओं के आधार पर ही परीक्षा को निरस्त करने की बात कही है। हमारा आज ही निरस्त का निर्णय लिया गया है। ये यूपीएसएससी के द्वारा डिसीजन जिसे ये कह रहे हैं, हम आज रात भर यहाँ से नहीं उठने वाले हैं। हम या तो ये डिसीजन पलटेंगे या तो फिर कोई ना कोई तो दुर्गति ये देखेंगे, दुर्घटना कुछ ना कुछ होगी और सबसे पहले यही लोग फंसेंगे, यही लोग इसके कारण इसके जिम्मेदार माने जाएंगे। हम लोग आज रात, ये आप देख सकते हैं कितना ठंडा हो रहा है, देहरादून में कितना ठंड पड़ रही है। नहीं सर, हमें कोई भी कारण नहीं बताया गया है भर्ती को निरस्त करने के पीछे। हमसे तो अगर एसटीएफ जांच चल रही थी, वो भी उन 8 बच्चों के लिए जो कि हमारे रिजल्ट का पार्ट ही नहीं थे, तो उसके चक्कर में हम लोगों ने एसटीएफ से जब पूछा था तो एसटीएफ ने कहा था कि अभी जांच लंबी चलेगी, लेकिन तुम लोगों का एग्जाम सेफ है क्योंकि ऑनलाइन होता तो सेग्रीगेट हो जाएगा। लेकिन अचानक से हमें आज सुबह न्यूज मिलती है कि तुम लोगों का भर्ती भी निरस्त कर दी गई। उधर देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर चोटियों पर बर्फबारी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि निचले इलाकों में कड़ाके की ठंड का लोग सामना कर रहे हैं। 2 दिनों में शीतलहर बढ़ सकती है। बता दें कि शहर में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जा रहा है। कई इलाकों में तापमान 0 के आसपास है। तो बड़ी जानकारी आपको साझा कर रहे हैं, जहां पर पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में ठंड का कहर जारी है। चोटियों पर बर्फबारी देखने को मिली है और तापमान 8 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। साथ ही साथ बताते चले, कई जगह पर 0 डिग्री सेल्सियस भी तापमान पहुंच चुका है। तो ठंड का लगातार कहर जारी है और तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अब हर महीने बिजली का बिल आएगा। बताते चले कि सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं के हर महीने बिल जारी होंगे। बिलिंग की व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटा है यूपीसीएल। एमडी ऊर्जा निगम अनिल कुमार ने इस मामले में आदेश दिए हैं। पहले चरण में देहरादून सेंटर और ऋषिकेश डिवीजन से इसकी शुरुआत होगी, जिसके बाद इसे सभी जगह पर लागू कर दिया जाएगा। तो बिजली विभाग से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर अब हर महीने बिजली का बिल आएगा और हर श्रेणी के बिजली उपभोक्ता को हर महीने बिजली के बिल जारी होंगे। बिजली विभाग बिलिंग व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है और इस पूरी प्रक्रिया को लेकर एमडी ऊर्जा निगम अनिल कुमार ने आदेश जारी किए हैं। उधर हरिद्वार जिले के एसीएमओ ने बता दें कि डॉक्टर अनिल वर्मा लक्सर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे आत्मविश्वास से आश्वस्त करते हुए बताया कि इस बार भी कोरोना का संक्रमण नियंत्रण में रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। चिंता न करो, इस बार भी पूरे कंट्रोल में रहेगा। और जैसा सीएमओ साहब का निर्देशन हुआ हम लोगों को कि पूरे जिले के अंदर जहाँ जहाँ सीएचसी है हमारे, वहाँ पर आइसोलेशन वार्ड और आरटीपीसीआर पहले की तरह कर दिया। जो संदिग्ध हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं, रोगी आ रहे हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, उनके भी हम लोगों ने व्यवस्था शुरू करा दी है। और जो भी हमारे पास कंसल्टेशन है, जो भी हमारे पास सारी व्यवस्थाएं, सब चाक चौबंद है, दवाई की कोई कमी नहीं है।
बढ़ते अगली खबर की ओर, जो कि रुड़की से है, जहां कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता ने यूथ कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सचिन चौधरी और इंटक कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष उदय पुंडीर और एनएसयूआई के विजयी हुए पदाधिकारियों के सम्मान में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस दौरान सभी पदाधिकारियों ने एकजुट होकर संगठन की मजबूती के लिए काम करने का संकल्प लिया। कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता के कैंप कार्यालय में आयोजित समारोह में बड़ी संख्या में उपस्थित कांग्रेसियों ने सभी पदाधिकारियों को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान केएलडीएवी एनएसयूआई छात्र संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार मजबूती की ओर अग्रसर हो रही है और लगातार उनका कुनबा बढ़ता जा रहा है और निश्चित रूप से आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कार्यकर्ता शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में हर बूथ स्तर पर जाकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरह से रुड़की के केएलडीवी डिग्री कॉलेज परिसर में छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई की जीत हुई है, उससे साफ जाहिर होता है कि विद्यार्थी भाजपा की नीति से परेशान हो चुके हैं और कांग्रेस लगातार अब मजबूती की ओर अग्रसर हो रही है। जिस तरह से युवाओं को बीजेपी सरकार ने धोखा देने का काम किया है, उसका नतीजा आज प्रदेश युवा कांग्रेस के साथ जुड़कर भाजपा का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, जिसका सीधा असर महाविद्यालय में होने वाले छात्र संघ के चुनाव में देखने को मिला है। का प्रोग्राम जो हमारे कार्यालय पे, कांग्रेस कार्यालय पे रखा गया, उसमें हमारे सचिन चौधरी जी दोबारा से यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष यहाँ से चुने गए हैं। जो वोटिंग हुई थी उसमें भारी मतों से जीत के आए हैं। इसके अलावा इनकी सरपरस्ती में दोबारा 5वीं बार एनएसयूआई के जो बच्चे हैं डीएवी इंटर कॉलेज में जो अभी इलेक्शन हुए थे, उसमें सारे हमारे जीत कर आए। 6 में से 5 सीटें हमें मिली, जिसका सारा श्रेय सचिन चौधरी को, इनकी टीम को जाता है। सबसे पहले तो धन्यवाद सभी मीडिया कर्मियों का। आज बड़े भाई सचिन गुप्ता जी व इनकी टीम के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, हमारे महानगर अध्यक्ष द्वारा जो स्वागत का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें यूथ कांग्रेस के मेरे जिलाध्यक्ष बनने पर बड़े भाई उदय पुंडीर जी के, जो इनको भी बहुत बहुत बधाई है इंटक के कल जिलाध्यक्ष बनने पर, और हमारे डीएवी के जो छात्र संघ के पदाधिकारी चुने गए उनके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबेन के निधन का समाचार मिलते ही बीजेपी परिवार में शोक की लहर दौड़ उठी है। नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सरकार के नेतृत्व में दिनेशपुर नगर क्षेत्र के तमाम लोग राजकीय इंटर कॉलेज दिनेशपुर में इकट्ठा हुए। इस दौरान हीराबेन के चित्र के सामने फूल अर्पित करने के साथ 2 मिनट का मौन रखकर क्षेत्र के तमाम लोगों ने शोक संवेदनाएं प्रकट की। तो पीएम मोदी की मां के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बताते चले कि नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सरकार के नेतृत्व में दिनेश नगर क्षेत्र के लोग वहां पर इकट्ठा हुए राजकीय इंटर कॉलेज में, जहां पर श्रद्धांजलि सभा रखी गई। इस दौरान पुष्प अर्पित करके 2 मिनट का मौन रखा गया और लोगों ने अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर श्रद्धांजलि सभा रखी गई। इस दौरान पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी गई और साथ ही साथ 2 मिनट का मौन भी रखा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक में हिस्सा लिया। बैठक का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया गया, जिसे प्रधानमंत्री ने वर्चुअली संबोधित किया। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में गंगा स्वच्छता और निर्मलता के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2019 में गंगा को आजीविका एवं विकास से जोड़ने के उद्देश्य से जो अर्थ गंगा मॉडल के रूप में दिया गया था, उससे तहत उत्तराखंड राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया गया था, जिसमें पीएम वर्चुअली तौर पर उन्होंने शिरकत की।
इस दौरान सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि 2019 में गंगा को आजीविका एवं विकास से जोड़ने के उद्देश्य से जो अर्थ गंगा मॉडल को रूप दिया गया था, उसके तहत उत्तराखंड राज्य में भी उत्कृष्ट कार्य किए जा रहे हैं। उधर प्रदेश सरकार के महालेखाकार प्रविंद यादव अल्मोड़ा दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट में जिले के विकास कार्यों से जुड़े विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने विकास कार्यों में आने वाली दिक्कतों को लेकर चर्चा की और निर्माण कार्य में होने वाली दिक्कतों के समाधान के बारे में भी अधिकारियों से जानकारी ली। तो अल्मोड़ा दौरे पर रहे प्रविंद यादव, जहां पर उन्होंने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बताते चले कि निर्माण कार्यों के बारे में अधिकारी को जानकारी दी गई। इसके साथ ही साथ निर्माण कार्य में आने वाली दिक्कतों के समाधान के बारे में भी अधिकारियों से चर्चा की गई और जानकारी ली गई। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रदेश सरकार के महालेखाकार प्रविंद यादव अल्मोड़ा दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और जो दिक्कतें आ रही हैं उनके बारे में जाना और समझा। इसके साथ ही साथ अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। अल्मोड़ा जिले में चल रही विकास कार्यक्रमों का जिलाधिकारी महोदय से और क्षेत्र ये जो अधिकारीगण हैं जो इसके क्रियान्वयन में लगे हैं उनसे विस्तार से चर्चा हुई। विशेषकर जो उनकी समस्याएं हैं और उन समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है और उसको हम शासन स्तर पर या निदेशालय स्तर पर उसको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी का देहांत हो गया है, जिसको लेकर पूरा देश अपनी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित कर रहा है और दुख व्यक्त कर रहा है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। इस अवसर पर दुख व्यक्त करते हुए प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी महेंद्र भट्ट ने कहा कि मां की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता है। जिस तरह से जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को संस्कार दिए, राष्ट्रभक्ति के लिए तैयार किया, वैसे ही दिवंगत हीराबेन ने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को निरंतर हौसला दिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन से पूरे देश में दुख की लहर है। इसके साथ ही साथ बीजेपी कार्यालय में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मां की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता है। उन्होंने जीजाबाई का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह से जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को संस्कार दिए, राष्ट्रभक्ति के लिए तैयार किया, वैसे ही दिवंगत हीराबेन ने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को निरंतर हौसला दिया है। जैसे आज सुबह उन्होंने सुबह 3:30 बजे ट्वीट किया प्रधानमंत्री जी ने कि 100 वर्ष की यात्रा का अंतिम विराम आज हुआ है और उन्होंने कहा कि संघर्ष की गाथा थी, वो त्याग और संघर्ष की गाथा। तो मैं समझता हूं कि उनको जितना भी उनके बारे में कहा जाए, जितना भी उनको याद किया जाए, जब ऐसे व्यक्तित्व को याद करते हैं उनके बारे में, माँ के संस्कारों से ऐसा व्यक्ति जो आज भारत में नहीं पूरे विश्व के अंदर अपनी पहचान बनाए हुए हैं, आज बड़ा दुख का दिन है। हीराबेन जी हमारे बीच में नहीं रही। मोदी जी के व्यक्तित्व को निखारने में इतना बड़ा योगदान उनका रहा। स्वयं मोदी जी ने भी अनेकों स्थानों पर उनके संघर्ष की चर्चा की है और उनके संघर्ष
भारत निर्वाचन आयोग ने अपने गृहनगर से देश से बसे नागरिकों को रिमोट वोटिंग की सुविधा देने का काम शुरू किया है। बता दें कि इसके लिए आयोग ने RVM मशीन विकसित की है। इससे प्रवासी मतदाताओं को देश में कहीं से भी अपने गृह मूल निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान करना संभव होगा। आयोग ने बहु निर्वाचन क्षेत्र प्रोटोटाइप रिमोट EVM की कार्यप्रणाली का प्रदर्शन करने के लिए सभी मान्यता प्राप्त 8 राष्ट्रीय और 57 राजकीय दलों को आगामी 16 जनवरी को आमंत्रित किया। इस अवसर पर आयोग की तकनीकी विशेषज्ञ समिति के सदस्य भी उपस्थित रहे। तो अब देश में अन्य जगहों पर बसे लोगों को सुविधा मिलेगी, जिसमें नागरिकों को रिमोट वोटिंग की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इससे लाखों प्रवासी जो उत्तराखंड राज्य से बाहर हैं उन्हें सुविधा मिलेगी। दिल्ली से देहरादून जाते समय कार एक्सीडेंट का शिकार हुए ऋषभ पंत से मिलने अनुपम खेर और अनिल कपूर देहरादून के मैक्स अस्पताल पहुंचे। दोनों अभिनेताओं ने ऋषभ पंत और उनकी मां से मुलाकात की। इस दौरान अनुपम खेर और अनिल कपूर ने कहा कि ऋषभ पंत ठीक हैं और बात कर रहे हैं। हम उनके फ्रेंड के तौर पर यहां उनसे मिलने आए हैं। बताते चलें कि बीते दिन ऋषभ पंत दिल्ली से रुड़की जा रहे थे जिस वक्त उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उन्हें गंभीर रूप से चोटें आई हैं और देहरादून के मैक्स अस्पताल में उनका इलाज जारी है। इसी बीच अनुपम खेर और अनिल कपूर उनसे मिलने, उनके हालचाल जानने के लिए मैक्स अस्पताल पहुंचे हैं। अब मम्मी से बात हुई, मेरे घर से रिश्तेदार भी थे, रिश्तेदार भी बहनें भी थी। अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सब ठीक है। हमने हंसाया थोड़ा सा उनको। बहुत हंसाया। हाँ, बहुत हंसाया। सर, आपसे मिलकर उनको कैसा लग रहा था? मतलब आप लोग सुपरस्टार्स हैं तो ऑब्वियसली खून तो फट जाता है, लेकिन हम तो मेडिकली एज फैंस गए। मैं फैन हूं, अनुपम जी की फैन है बहुत। हमने कहा जी जाना चाहिए हम ऐसे ही नीचे लॉबी में बैठे रहे 15 मिनट। हमने तो फिर किसी डॉक्टर ने हमको पहचाना, मतलब हमने मास्क वास्क लगाए थे तो फिर हम उनको गए। और मुझे लगता है कि ऐसे मौके पर जाना ज़रूरी होता है कि ढाढ़स बनाने। उधर दिनेशपुर थाना के कालीनगर गांव में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिससे एक परिवार का सारा सामान जलकर राख हो गया। बता दें कि पूरा परिवार घर पर ताला लगाकर अपने काम से बाहर गए हुए थे, लेकिन आग कैसे लगी इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं लग पाया है। आसपास के लोगों ने घर से धुआं निकलता देख आग पर काबू पाने की कोशिश की, पर जब तक आग बुझाते तब तक मनमोहन विश्वास के घर में आग लग चुकी थी और सारा सामान जलकर राख हो चुका था। वहीं पूरा परिवार शासन प्रशासन से मांग कर रहा है कि किसी तरह से घर में रखा सामान जो जल चुका है उसका मुआवजा मिल जाए। तो अज्ञात कारणों के चलते एक घर में आग लग गई। दिनेशपुर का ये मामला है, जहां पर जब घर में लोग मौजूद नहीं थे उस वक्त आग लगी और आग लगने की वजह से घर में रखा हुआ लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। जैसे ही पड़ोसियों को धुआं उठता हुआ उन्होंने देखा घर से, उसके बाद आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक आग भयावह रूप ले चुकी थी और घर में रखा सामान जल गया। अब पीड़ितों की ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि किसी तरह से जले हुए सामान का उन्हें मुआवजा मिले। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक घर में आग लग गई, जिसका कारण पता नहीं लग पाया है, लेकिन इस आग की वजह से घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। गनीमत ये रही कि इस दौरान किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।
इनके घर पे कोई नहीं थे और कोई स्कूल वगैरह गए थे बच्चे और कोई मतलब कि कामकाज करने वाले बंदे हैं, सारे हैं घर के ही। तो अचानक लग गए आग और हमें बिल्कुल पता ही नहीं लगा। जैसा आग लगे फिर हम पड़ोसी सारे इकट्ठा होके जैसे तैसे बिल्कुल पहले तो आग इसमें बुझाने की कोशिश की है और आग बुझते बुझते सारा कुछ जल गए। सब स्कूल चले गए और सब वो काम पे चले गए थे। मेरे जेठ की घर है ये, मेरे घर उधर है। मैं भी घास काटने चली गई थी, घर पे कोई भी नहीं था उस समय पे। घर पे ताला लगा हुआ था, उसके बाद ऐसे हो गया हादसा। क्या क्या नुकसान हुआ है? सब कुछ नुकसान हो गया। वॉशिंग मशीन था, चावल उवल सब कुछ, राशन वाशन सब कुछ वही था। हमें तो कुछ पता नहीं था। हम सुबह यानी जैसे हर रोज़ का होता है हम लोगों का, हम रोज़ ताला मार के जाते घर पे, तो आज भी गए थे वैसे। फिर हम लोग स्कूल जब पहुँचे तो करीबन ऐसे 12 बजे के लमसम हमें पता चला कि घर पे आग लगी है। तो हम स्कूल से फिर मैम को बोल के हम स्कूल से घर आए, फिर आके देखे तो ऐसा यहाँ पे ये हो चुका है हादसा। तो इसमें हमारा बहुत कुछ नुकसान हुआ है, जैसे वॉशिंग मशीन था हमारा, फिर बहुत कुछ सामान था, राशन था, कपड़ा था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र की है, जहां बाल विकास परियोजना ग्रामीण कार्यालय में देर रात चोरी का मामला सामने आया है। जसपुर बाल विकास परियोजना ग्रामीण कार्यालय पर अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर कार्यालय में रखे मोबाइल फोन, लैपटॉप और कागजात लेकर फरार हो गए। वहीं प्रभारी सीडीपीओ बाल विकास परियोजना ग्रामीण अंबिका चौधरी ने बताया कि रात में बाल विकास केंद्र में चोरी हुई है, जिसमें कुछ मोबाइल, लैपटॉप और पत्रावली गायब हो गई है और पुलिस को सूचना दे दी गई है। विकास परियोजना कार्यालय में रात चोरी हुई है, तो इसमें हमारा कुछ पत्रावलियां हैं जो बिखरी पड़ी हैं, सारी अलमारियों के ताले टूटे पड़े हैं, लैपटॉप और एक टैबलेट और कुछ मोबाइल फोन है, पुराने भी और एक नया। और अभी तो बहुत ही सारी चीजें बिखरी पड़ी हैं। मोटा मोटी चीजें तो यही हमने अभी देखी है कि कार्यालय में लैपटॉप वगैरह भी टूटे पड़े हैं, तो ये सब गायब हैं। तो हमारे यहाँ 20 मोबाइल आए थे, जिसमें एक अभी अलमारी में भी रखे थे नए कुछ, और उसमें गायब हैं, और पुराने मोबाइल भी गायब हैं इसमें। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।